हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष कुमार और मैं स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल आपका डिजी प्रतियोगिता पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जीके की तैयारी को और अच्छा करने के लिए हमारे द्वारा जीके का एक महा रिवीजन चलाया जा रहा है, जिसमें हम आपको डेली जीके के 15 क्वेश्चन कराते हैं। कि कहने को केवल 15 क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बताता रहता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हैं। आज जो हम जीके का करेंगे पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने ये पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। तो आपका समय ज्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आपका पहला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कहां पे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका स्थित है। साथ ही साथ और भी पूरे भारत में कई ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित हैं जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जिनमें से प्रमुख मैं आपको बता देता हूं। एक है आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, एक कौन सा है आपका? एक है रावत भाटा। एक कौन सा है? रावत भाटा। एक आपसे पूछा जाता है काकरा पार। कौन सा पूछा जाता है आपसे? काकरा पार पूछा जाता है। एक आपसे पूछा जाता है कैगा। एक आपसे पूछा जाता है कुडनकुलम। कौन सा पूछा जाता है? कुडनकुलम। एक आपसे पूछा जाता है कल पक्कम। कौन सा? कल पक्कम। तो ये कुछ ऐसे परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं उनकी, ये कहां पे स्थित हैं। आपका जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। रावत भाटा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। बात करें काकरा पार की, काकरा पार गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। बात करें कैगा की तो कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। बात करें कुडनकुलम की तो कुडनकुलम कहाँ स्थित है? आपका तमिलनाडु में स्थित है। और बात करें कलपक्कम की तो कलपक्कम भी आपका कहाँ स्थित है? ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, बात करते हैं, ये थे आपके कुछ परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, यहाँ पे मैं बात किसकी कर रहा हूँ? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, ना कि पहले लोकसभा अध्यक्ष की। अगर बात करूंगा मैं पहले लोकसभा अध्यक्ष की तो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन होंगे? वो होंगे जी.वी. मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। लेकिन बात करेंगे पहली महिला अध्यक्ष की तो पहली महिला अध्यक्ष कौन होंगी? मीरा कुमार होंगी। कौन होंगी? मीरा कुमार। कुछ ऐसी पहली महिलाओं से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और अक्सर कुछ लोगों को वो क्वेश्चन पता नहीं होते हैं। मैं इनकी बारे में बात नहीं करूंगा कि पहली प्रधानमंत्री कौन थी, पहली राष्ट्रपति कौन थी, इनके बारे में बात नहीं करूंगा। 3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हैं जो कि पहली महिलाओं से पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपकी पहली महिला ऑस्कर विजेता। कौन सी हैं? पहली महिला ऑस्कर विजेता। तो पहली महिला ऑस्कर विजेता कौन है? ये है आपकी भानु अथैया। कौन है? ये महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? महिलाओं की। भानु अथैया है। बात करेंगे पहली ओलंपिक पदक विजेता। कौन सी? पहली ओलंपिक पदक विजेता महिला कौन है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बात करेंगे और एक और कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है? यूएनओ में जाने वाली पहली महिला। यूएनओ में जाने वाली पहली भारतीय महिला। पहली भारतीय महिला तो ये कौन है? ये है आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। 3 महिलाएं ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में कभी ना कभी पूछी जाती हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जल का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? क्या है क्वेश्चन नंबर 3? जल का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। किससे मापा जाता है भैया? हाइड्रोमीटर से। और भी कई सारे मापक हैं जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। जैसे एक आपसे पूछेगा कौन सा? एक आपसे पूछेगा हाइग्रोमीटर। क्या पूछेगा? हाइग्रोमीटर। एक आपसे पूछेगा फेदोमीटर। क्या पूछेगा भैया? फेदोमीटर पूछेगा। एक आपसे पूछेगा अल्टीमीटर। कौन सा पूछेगा? अल्टीमीटर। एक आपसे पूछेगा भैया पायरोमीटर। कौन सा पूछेगा? पायरोमीटर। तो कुछ ऐसे मीटर हैं जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, आपको पता होने चाहिए। जैसे हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं?
तो इससे मापते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। क्या नापते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता, यानी वायुमंडल में जो नमी होती है, मिट्टी में जो नमी होती है, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे फेदोमीटर की। फेदोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये समुद्र की गहराई मापने के लिए। किसका? समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे अल्टीमीटर की, तो अल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए? वायुयान या किसी भी चीज की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे पायरोमीटर, तो पायरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अधिक उच्च तापमान या कह सकते हैं अधिक तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि जितने भी मापक हैं, ठीक है, चाहे वो ऊंचाई मापने के लिए हो, स्पीड मापने के लिए हो, उनके ऊपर आपके लिए एक स्पेशल से अलग से वीडियो बता दूंगा। और जब मैं आपको वो वीडियो बना दूंगा तो मैं आपको किसी ना किसी वीडियो में इस बारे में आपको बता दूंगा। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर 4, कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये निकलती है महाबलेश्वर से। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। और भी कई ऐसा मतलब कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके उद्गम स्थलों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे एक है नर्मदा नदी, ठीक है, एक है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। एक है आपसे दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। एक आपसे पूछेगा सिंधु नदी। कौन सा है? सिंधु नदी। तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जिनसे आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि ये कहां से निकलती हैं। तो बात करेंगे नर्मदा नदी की। तो नर्मदा का नदी कहां से निकलती है भैया? ये निकलती है अमरकंटक से। गोदावरी नदी कहां से निकलती है? ये निकलती है नासिक के त्र्यंबक से। कहां से? नासिक के त्र्यंबक से निकलती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। बात करेंगे सिंधु नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। अब एक ही वीडियो में तो सारी नदियां मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन फिर भी जितनी मुझे याद आती चली जा रही है मैं आपको बताता चले जा रहा हूं, ठीक है। तो बात करते हैं, आपको याद होना चाहिए, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, गोदावरी नासिक के त्र्यंबक से निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है जो कि तिब्बत में स्थित है। और कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? क्या है क्वेश्चन नंबर 5? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। कौन सा? कृष्णा नदी पर ही नागा अर्जुन सागर बांध बना हुआ है। कुछ और ऐसी बांध परियोजना है जो एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती हैं, जैसे एक है माता टीला परियोजना। कौन सी है? माता टीला परियोजना। तो ये परियोजना कौन सी नदी पे है भाई? ये है बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर। एक आपसे पूछता है हिडकल परियोजना। कौन सी? हिडकल परियोजना। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो यह है घाट प्रभा नदी पर। कौन सी है? घाट प्रभा नदी पर। एक आपसे पूछता है जायकवाड़ी। कौन सी? जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना कौन सी नदी पर है भाई? ये आपकी नदी पर है, गोदावरी नदी पर। कौन सी है? गोदावरी नदी पर है। एक आपसे पूछता है टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है भैया? ये आपका बना हुआ है भागीरथी नदी पर। कौन सी? भागीरथी नदी पर बना हुआ है, उत्तराखंड में, ठीक है। एक आपसे पूछेगा कौन सा? फरक्का बांध। कौन सा? फरक्का बांध। फरक्का बांध भी कौन सी नदी पर है भैया? ये भी भागीरथी नदी पर है। कौन सा? भागीरथी नदी पर है। एक आपसे पूछेगा तिलैया बांध। कौन सा? तिलैया बांध। तो तिलैया बांध कौन सी नदी पर है भैया? बराकर नदी पर। कौन सी नदी पर है? बराकर नदी पर। तो ये कुछ ऐसी परियोजना है जो एग्जाम में पूछी जाती है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर, हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर, और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, फरक्का बांध और ये भी भागीरथी नदी पर, और तिलैया की बात करेंगे तो कौन सी नदी पर? बराकर नदी पर ये स्थित है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको 12 की 12 अनुसूचियां बता दी थी, उसमें मैंने बताया था कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं था, यहां से भी कई सारे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा मूल संविधान में, किसमें पूछेगा भाई, मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी 14। तो इसका मतलब ये बाकी की जो भाषाएं हैं किसी न किसी संविधान संशोधन से या बाद में जोड़ी गई हैं, तो 14 से अब कितनी हो गई हैं 22। इसका मतलब कितनी जोड़ी गई हैं 8। लेकिन 8 को जोड़ने का भी एक क्रम है। जैसे एक आपसे पहली सबसे पहली जो जोड़ी गई वो कब जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन। कब, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन ये कब हुआ था, ये हुआ था 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई इसके द्वारा, तो इसके द्वारा भाषा जोड़ी गई सिंधी, यानी कि टोटल भाषा कितनी हो गई 15 हो गई। अब कहां कितनी हो गई 15 हो गई। फिर उसके बाद में कौन सा, 71वां संविधान संशोधन। कौन सा, 71वां संविधान संशोधन हुआ भैया। ये कब हुआ, तो ये हुआ आपका, याद रखते हैं 1992 में। इसमें क्या हुआ, इसमें 3 भाषाएं फिर से जोड़ी गई। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी, एक थी कोंकणी, कौन सी, एक थी कोंकणी, एक थी नेपाली, कौन सी, नेपाली, और एक कौन थी, मणिपुरी। कौन सी, मणिपुरी। तो ये 3 भाषाएं कौन से 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और अब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 14 में 1 जोड़ा 15 और 15 में 3 जोड़े तो मतलब 18। यानी अभी भी कितनी भाषाएं बची हुई हैं, 4 भाषाएं और बची हुई हैं। जो कब जोड़ी गई, वो जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन। कौन सी, 92वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 में। कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 4 भाषाएं। और वो कौन कौन सी हैं भाषाएं, एक है बोडो, कौन सी है, बोडो, एक है डोंगरी, कौन सी है, डोंगरी, और एक कौन सी है, मैथिली, एक कौन सी है, मैथिली, और एक कौन सी है, संथाली, एक कौन सी है, संथाली। तो ये सारी की सारी भाषाएं जो हैं टोटल अब कितनी हो गई 22। तो प्रारंभ में 14 थी, उसके बाद एक जोड़ी गई सिंधी 15 हो गई, फिर कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ के 18 हो गई, फिर सबसे लास्ट में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली जोड़ के टोटल कितनी भाषाएं हो गई, तो टोटल 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से, कौन सा, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, हम जानते हैं चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं। तो कुछ नृत्य हैं फेमस राज्यों के जो मैं आपको बता देता हूं और वो एग्जाम में बहुत पूछे भी जाते हैं। जैसे एक कौन सा है, लावड़ी नृत्य, एक कौन सा है, राउफ नृत्य, एक कौन सा है, चोंग नृत्य, एक कौन सा है, पंडवानी नृत्य, और एक कौन सा है, मुखोटा नृत्य। ये वो नृत्य हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन से, लावड़ी। लावड़ी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। राउफ कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। कहाँ है, जम्मू कश्मीर का है। तो चोंग कहाँ का है, नागालैंड का। कहाँ का है, नागालैंड का। पंडवानी कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। और मुखोटा कहाँ का है, मुखोटा है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। तो ये कुछ ऐसे नृत्य हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको क्या है, सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है। प्राचीन नाम से मतलब है जब वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था पुरुषनी। क्या कहा जाता था, पुरुषनी कहा जाता था। ठीक है, और भी कई ऐसी नदियां हैं जिनके प्राचीन नामों से क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे पूछेगा झेलम का प्राचीन नाम, एक आपसे पूछेगा व्यास का पुराना नाम, एक आपसे पूछेगा चेनाब का पुराना नाम, एक आपसे पूछेगा सतलज का पुराना नाम, और एक आपसे क्या पूछेगा, एक आपसे पूछेगा गंडक का पुराना नाम। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम बहुत पूछे जाते हैं। झेलम का तो बहुत बार पूछा गया है, क्या इसका पुराना नाम है, वितस्ता। व्यास का पुराना नाम क्या है, विपासा है। और चेनाब का क्या है, चेनाब का पुराना नाम अस्कनी है। सतलज का पुराना नाम सतुद्री है। क्या है, सतुद्री है। और गंडक का पुराना नाम क्या है, सदा नीरा। क्या है, सदा नीरा। तो ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। झेलम का वितस्ता, व्यास का विपासा, चेनाब का अस्कनी, सतलज का सतुद्री, गंडक का सदा नीरा। और साथ ही साथ करें रावी नदी का प्राचीन नाम की बात, तो उसका प्राचीन नाम क्या है, पुरुषनी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर
9 क्या कहता है, ये कहता है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पे है ये मुख्यालय स्थित भैया, ये मनीला में है। ठीक है, फिर हर बार की तरह हर क्वेश्चन से हम जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं, तो इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन हम जरूर करेंगे और बात करेंगे किसकी, कुछ फेमस मुख्यालयों की। जैसे आपसे यूएनओ का मुख्यालय पूछा गया, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ है भैया, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, एक आपसे पूछता है किसका, WV विश्व बैंक का मुख्यालय पूछता है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है। बात करेंगे अपने एक नए नेक्स्ट मुख्यालय की, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय है आपका वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। आपसे पूछता है WHO का मुख्यालय, ILO WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दोनों के भी मुख्यालय कहाँ पे स्थित हैं भैया, जेनेवा में स्थित हैं। कहाँ पे, जेनेवा में। एक आपसे पूछता है FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है रोम इटली में। ठीक है, आगे जैसे जैसे हमारे पार्ट्स आगे बढ़ते रहेंगे और भी जो मुख्यालय इंपोर्टेंट है वो भी किसी ना किसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कराता रहूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर में RBC कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो भैया हम सभी जानते हैं चाहे RBC हो चाहे रक्त हो, वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में। और RBC किसका भाग है, रक्त का भाग है। ठीक है, तो बात करते हैं रक्त की। रक्त कितने भागों से मिलकर बनता है भैया, 2 भागों से मिलकर बनता है। क्या, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा भाग क्या होता है, रुधिर कणिकाएं। कौन सा भाग होता है, रुधिर कणिकाएं दूसरा भाग होता है। रुधिर कणिकाओं में भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, RBC, WBC और कौन सा, प्लेटलेट्स। कौन सा होता है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा में भी 2 भाग होते हैं, एक तो होता है जल और एक होते हैं लवण। ठीक है, एक क्या होते हैं, लवण। रक्त में प्लाज्मा 55% पाया जाता है और रुधिर कणिकाओं में जो है कितना पाया जाता है, रक्त केवल और केवल 45% पाया जाता है। बात करते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 90% जल पाया जाता है और लवण कितने पाए जाते हैं भैया, 10% लवण पाए जाते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं नॉर्मल क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जैसे RBC का एक और नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट भी RBC को कहते हैं और इनकी संख्या मनुष्य के शरीर में 50 लाख तक होती है और इनका जीवन काल कितना होता है, RBC का 120 दिन होता है। WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये रोगों से हमारी लड़ने में रक्षा करती हैं। संख्या इनकी 10,000 तक होती है और इनका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है। बात करें प्लेटलेट्स की, इनको थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं। इनका जीवन काल कितना होता है, 7 से 8 दिन होता है। और अगर हम बात करेंगे तो इनकी संख्या मानव शरीर में कितनी होती है, 2 लाख तक होती है। कितनी होती है, सामान्य रूप से 2 लाख तक होती है। तो क्या इनको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, RBC को, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रम्बोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या 50 लाख तक होती है, 10,000 इनकी, 2 लाख इनकी। इनका जीवन काल कितना होता है, तो इनका 120 दिन तक होता है और इनका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, 7 से 8 दिन तक का होता है। ठीक है, तो जैसे ही और हम आपके लिए जल्दी ही बायोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, तो वहां जब आपको ब्लड चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसे हम पूरे डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम की भी डेट अनाउंस हो गई है, उसमें हम जानते हैं कि साइंस का एक महत्वपूर्ण पोर्शन रहता है, तो जितना भी हमसे हो सकेगा उतना हम आपको कवर करा देंगे। ठीक है, तो आप बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी कमी से गाइटर रोग होता है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, किसकी कमी से गाइटर रोग होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है भैया, आयोडीन की कमी से। और इसी को घेंघा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को घेंघा रोग भी कहते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आयरन की कमी से, क्या, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से होता है भैया एनीमिया रोग। क्या होता है, एनीमिया रोग। एक और पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रंतोधी रोग। कौन सा रोग होता है, रंतोधी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फेमस रोग हैं जो किसी ना किसी की चीज की कमी से होते हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होने
होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 12, नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? तो नेपाल की संसद को कहते हैं भैया जातीय संसद। क्या कहते हैं? जातीय संसद। कुछ ऐसे देश हैं जिनकी जो है संसदों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा रूस की संसद को क्या कहते हैं, जापान की संसद को क्या कहते हैं, अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, मालदीव की संसद को क्या कहते हैं। ठीक है, और आपसे पूछेगा पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी संसद हैं जिनसे आपसे पूछ लेता है बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं। तो रूस की संसद को बोलते हैं डुमा। ठीक है, बोलते हैं डुमा बोलते हैं। जापान की संसद को डायट बोलते हैं। अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान की संसद को क्या बोलते हैं? सोरा बोलते हैं भाई। मालदीव की संसद को क्या बोलते हैं? मजलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मजलिस बोलते हैं। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली बोलते हैं। बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते हैं भाई? जातीय संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जातीय संसद। सॉरी, गलत हो गया भाई। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। यहाँ गलत हो गया, क्या? राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। और बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते हैं? जातीय संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय संसद। तो ये कुछ प्रमुख देशों की संसद थी जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूस की संसद का नाम डुमा, जापान की संसद का नाम डायट, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस, अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा, मालदीव की संसद का नाम मजलिस, और पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली, और बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, तो कुछ जो प्रमुख विटामिन थे जैसे A, B और C, D, ई के, इनके रासायनिक नामों के बारे में मैंने बताया था आपको, और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने भी बी कॉम्प्लेक्स हैं यानी कि B1 है, B2 है, इनके रासायनिक नाम भी मैं आपको बता दूंगा। तो विटामिन बी में कौन कौन से विटामिन होते हैं भैया? B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है। बी में यही सारे विटामिन होते हैं। इनके भी रासायनिक नाम आपको मैं आज बता देता हूं, उन सबके पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे। तो B1 का नाम क्या होता है? थायमीन होता है। B2 का नाम क्या होता है? रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। B5 का क्या होता है? पेंटोथेनिक होता है। क्या होता है? पेंटोथेनिक होता है। B6 का बता ही दिया, क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। B7 का क्या नाम होता है? बायोटीन होता है। बायोटीन होता है। B9 का क्या होता है भैया? B9 का होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है? फॉलिक एसिड। और B12 का क्या होता है? B12 का होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन होता है B12 का रासायनिक नाम। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोगों को एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में करना है, और वो क्वेश्चन क्या है कि किस विटामिन को विटामिन HB कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है आपके लिए कि किस विटामिन को विटामिन HB कहा जाता है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ठीक है, इसको क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है, या फिर इस क्वेश्चन को कैसे भी पूछा जाता है कि पूरी दुनिया की या विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है? नौकायान मतलब जहां नाव वगैरह चलती हैं, तो वो भी कौन सा हो जाएगा? उसका भी आंसर टिटीकाका झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिटीकाका झील। कौन सा? टिटीकाका झील। झीलों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे कि कौन कौन से आपसे पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी झील, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। आपसे पूछेगा विश्व की सबसे मीठे पानी की झील, तो को कहा जाएगा? सुपीरियर झील। यदि आपसे पूछेगा विश्व की सबसे खारे पानी की झील, किसकी? खारे पानी की झील, तो वॉन झील तुर्की में जो स्थित है, वो आपका आंसर हो जाएगा।
यदि आपसे पूछेगा विश्व की सबसे गहरी झील, क्या पूछेगा, विश्व की सबसे गहरी झील, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बैकाल झील। तो आपको ये चारों क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से, विश्व की सबसे बड़ी झील आपसे पूछेगा तो कौन सी, कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपसे पूछेगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका, सुपीरियर झील आंसर हो जाएगा। सबसे गहरी झील के बारे में आपसे पूछेगा तो बैकाल झील आपका आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ यदि आपसे क्या पूछे, सबसे खारे पानी की झील पूछे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, वोन झील हो जाएगा, जो कि तुर्की में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। एक परमाणु के नाभिक में अनावेशित कण क्या होता है। अनावेशित कण का मतलब जिस पर कोई भी आवेश ना हो, और वो कौन सा कण होता है, वो होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। हम जानते हैं प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, और जो न्यूट्रॉन है उस पर ना तो ऋणावेश होता है ना ही धनावेश होता है। वो कैसा कण होता है, उदासीन कण होता है। बात करते हैं इनके खोजकर्ता से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, और किसके खोजकर्ता, प्रोटॉन के खोजकर्ता। किसके, प्रोटॉन के खोजकर्ता। तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक हैं। कौन है भैया, जेम्स चैडविक हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है भैया, इसके हैं जे थॉमसन। कौन है, जे थॉमसन है, जे थॉमसन है। प्रोटॉन के खोजकर्ता को लेकर यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग समझते हैं कहीं कहीं पर आंसर दिया हुआ होता है क्या, गोल्डस्टीन, और कहीं कहीं पे आंसर क्या दिया हुआ होता है, कहीं कहीं पर आंसर दिया होता है रदरफोर्ड। तो मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों दिया हुआ होता है कि परमाणु के नाभिक में एक धनावेश होता है। ये बात किसने बताई थी, तो गोल्डस्टीन ने बताई थी। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया, कि उन्होंने बताया कि परमाणु के नाभिक में एक धनावेश होता है, और उस धनावेशित कण को क्या बोलते हैं, तो उसको प्रोटॉन कहते हैं। तो ये बात किसने बताई थी, रदरफोर्ड। यानी उस धनावेशित कण को प्रोटॉन नाम किसने दिया था, तो रदरफोर्ड। यदि ऑप्शन में गोल्डस्टीन है, रदरफोर्ड नहीं है, तो आपका आंसर गोल्डस्टीन हो जाएगा। लेकिन यदि आप रदरफोर्ड है, गोल्डस्टीन नहीं है, तो आपका आंसर रदरफोर्ड हो जाएगा। लेकिन दोनों ही अगर ऑप्शन में है तो फिर आपको जो टिक लगाना है वो किस पे लगाना है, रदरफोर्ड पर। क्यों, क्योंकि उस धनावेशित कण को जो प्रोटॉन नाम दिया था वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, कौन सा, जीके रिवीजन पार्ट 4 में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।